तो नमस्ते सभी दोस्तों को, मेरा नाम आदर्श है। तो आज की वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी यूनिट 4, वो भी पीवाईक्यूज़ के साथ। और ये वीडियो स्पेशली बीकॉम प्रोग्राम के सिलेबस पे ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, वो भी ड्यू के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो यूनिट 4 का पहला टॉपिक है वो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो देखते हैं इसमें क्या क्या। लेजर्स ऑन कॉमन पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है उसमें हमारा कैश, आपको मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन उसका कैश बैलेंस दिखता है, वो भी जो कि डिपॉजिट किया है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है। और क्रेडिट लेजर में सारे इन आईटीसी दिखता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस विद जीएसटी डिपार्टमेंट, मतलब जो भी आईटीसी है वो आपका रजिस्टर्ड पर्सन का वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। और लाइबिलिटी लेजर में जो जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ जो भी रजिस्टर्ड पर्सन की जो लाइबिलिटी है, जो उसे पेमेंट करने है, वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी पेमेंट मतलब जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा वो कैश लेजर में दिखेगा, आईटीसी क्रेडिट में, और जो भी अमाउंट पे करना वो लाइबिलिटी लेजर में। ठीक है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आईटी वो मेजर हेड्स में डिवाइडेड होते हैं ये, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस में। और इसके फर्दर अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स, तो ये सब। ठीक है। हाउ टू डिपॉजिट टैक्स इन कैश लेजर। दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में आप एनएफटी, आरटीजीएस और ओवर द काउंटर डिपॉजिट इन द बैंक भी कर सकते हो, पर इसकी लिमिट मैक्स 10,000 है पर टैक्स पीरियड। ठीक है दोस्तों, मेनली ये जो यूनिट है यूनिट 4, वो मेजरली थ्योरी है। बस इस पेमेंट ऑफ टैक्स में से ही एक क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं उसका, न्यूमेरिकल का। ठीक है, जो कि मैंने पीवाईक्यू में लिया भी है। अब आगे जाने फिर बात करते हैं, नोट नोट देख लेते हैं। ओनली ई चलान अलाउड, वैलिडिटी 15 डे। अगर ई चलान से करते हो तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 15 दिन तक की होती है। डिपॉजिट मेड पे लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड टू कैश लेजर, कैन बी यूज टू पे एनी लाइबिलिटी। मतलब जो भी आप कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो किसी भी तरीके की लाइबिलिटी को मीट कर सकता है। ठीक है। अमाउंट अवेलेबल इन वन major/minor head can be transferred to other major minor head using form GST PMT 09 if available. A registered person can transfer any amount of sum available in cash ledger to distinct person cash ledger only if such registered person doesn't have any liability in ई लाइबिलिटी, वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। ठीक है, इसमें लिखा है कि कोई भी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसफ़र कर सकता है सम ऑफ कैश लेजर। कैश लेजर में जो भी अमाउंट है उसे डिस्टिंक्ट पर्सन की कैश लेजर भेज सकता है, लेकिन तभी जब उस रजिस्टर्ड पर्सन का कोई भी ई लाइबिलिटी में, वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में कोई भी तरह का आउट पे नहीं करना हो। ठीक है। ओवर द काउंटर मैक्सिमम 10,000 कैन बी डिपॉजिट एक्सेप्ट, कहाँ पे आप मतलब ये एक्सेप्शन दे रखी है इस लिमिट की। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, पीओ ऑथराइज्ड टू रिकवर ड्यू फ्रॉम द पर्सन इंक्लूडिंग रिकवरी थ्रू द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस एक्सेट्रा, एनी रिफंड क्लेम और कैश लेजर डेबिटेड टू कैश लेजर। इफ रिजेक्टेड अमाउंट डेबिटेड अर्लियर शैल बी क्रेडिटेड अगेन टू कैश लेजर। ठीक है, अगर कोई भी रिफंड क्लेम जो कि कैश लेवल से डेबिट किया गया था वो, ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाता तो जो भी अमाउंट पहले डेबिट करी गई थी वो वापस क्रेडिट कर दी जाएगी वो कैश लेजर में। ठीक है, तो उसमें कितना भी अमाउंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अमाउंट credited to credit ledger on availment of credit in returns. Amount in credit ledger can be utilized to pay output taxes, hence it can't be used to pay penalty, interest, liability under RCM.
ध्यान रखना ये आरसीएम के अंडर जो भी पेरेंटल लायबिलिटी इंटरेस्ट है उसको पे करने में मदद नहीं होता, बस आउटपुट टैक्स पेबल होता है इससे। आरसीएम पेबल ऑन इनवर्ट सप्लाई इज पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। पर जो इनवर्ट सप्लाईज में आरसीएम पेबल होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी सब जीएसटी पे होता है वो अलाउड है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कैश वो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे होता है वो, ठीक है। वो ध्यान रखना आरसीएम से पे किया जाना टैक्स क्रेडिट लेजर से पे नहीं होता, उसके लिए कैश लेजर यूज होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर की। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज, सेल्फ एसएससी एसेट्स टैक्स और अदर ड्यूज फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, मतलब जो भी टैक्स आप सेल्फ एसेस कर रहे हो और कोई भी प्रीवियस ड्यू है प्रीवियस टैक्स पीरियड की, वो सेल्फ एसेस टैक्स और अदर ड्यू फॉर करंट पीरियड, ऑल ड्यू इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73-74। इसमें मेनली मतलब ये है कि इसमें सारा वो ड्यूज दिखते हैं जो कि आपने सेल्फ एसेस किया है, सेल्फ एसेस टैक्स का, ठीक है। और कोई भी प्रीवियस पीरियड का कोई भी अमाउंट और करंट पीरियड का कोई भी ड्यूज है, और जो अमाउंट आपने जो डिस्क्लोज नहीं किया है गवर्नमेंट को इस सेक्शन के अंदर, वो सब इसमें शो होता है। वो सब आउटपुट लायबिलिटी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लायबिलिटी लेजर में शो होता है, ठीक है। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। अगर डिले पेमेंट होता है तो कैसे होगा, मतलब फिर कैलकुलेशन कैसे होगी इंटरेस्ट की। इफ जीएसटी रिटर्न एंड टैक्स बोथ आर डिलेड, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, जो भी आईटीसी होगा उसको माइनस करने के बाद 18% का इंटरेस्ट इनटू में डिलेड डे, जितने डिले होगा दिनों अपॉन में 365। ये मेनली फार्मूला है इंटरेस्ट निकालने का इसमें। इफ़ टैक्स पेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न आर ड्यू टू डिमांड अंडर सेक्शन 73-74, तो फिर इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होगा। अगर आपने जीएसटी फाइलिंग कर दी है और फिर पता चलता है आपने कम पे किया है, तो आउटपुट लायबिलिटी जितना भी हुआ 18% इंटू में डिले पेमेंट, इसमें आईटीसी माइनस नहीं होगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्ग अवेल्ड आईटीसी, मान लीजिए आपने आईटीसी गलत इस तरीके से इस्तेमाल किया, मतलब आपको इस्तेमाल करना चाहिए था 50,000, आपने कर लिया 1 लाख, तो उस केस में इंटरेस्ट आपको जो एक्स्ट्रा अवेल किया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज्ड इंटू में 18% इंटू में डिले डेज स्लैश 365 डेज। एक्सेस आईटीसी आप कैसे निकालेंगे, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड माइनस आईटीसी इन द क्रेडिट लेजर, ठीक है। जितना आपने अवेल किया और जितना आपके क्रेडिट लेजर में था उन दोनों को माइनस करके उस पर आपका आ जाएगा एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज, ठीक है। और ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। बस इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ एक्स्ट्रा, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद आएगा। अब जो आईटीसी होता है, जैसे मतलब आईटीसी की भी अलग अलग वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो आईटीसी होता है उसके भी अलग अलग अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि उसमें भी होते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस का क्रेडिट लेजर बैलेंस होता है, ठीक है। और एक होता है एसजीएसटी, ठीक है। अब जो भी आईटीसी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आईजीएसटी में, वो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स और इनमें से किसी भी आउटपुट सीजीएसटी और यूटीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये सभी चीज़ों में यूज़ होता है। जबकि जो सीजीएसटी का जो आईटीसी अगर मतलब शो हो रहा है जो सीजीएसटी के अकाउंट में, तो उसमें क्या होगा, वो सिर्फ सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स, तो सिर्फ सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स और आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपके
50,000 आईटीसी पड़ा है सीजीएसटी के अकाउंट में, तो आप उसका इस तरह से सीजीएसटी और आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। वो भी प्राइमरली पहले आपको सीजीएसटी क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद आईजीएसटी। और अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट बच भी जाता तो आप उससे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का अमाउंट पे नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे इसमें भी सेम है, आप यूटीजीएसटी में जो भी अमाउंट दिख रहा है, ठीक है, जो भी अमाउंट यूटीजीएसटी में दिख रहा है उसको आप यूटीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने में मदद कर सकते हो, और आईजीएसटी का भी सेम, बाकी एसजीएसटी का भी सेम ही है। यानी कि जो भी बैलेंस इन अकाउंट्स में दिख रहा है वो इनका ही आउटपुट टैक्स पे करने में यूज़ होगा, और आईजीएसटी का। बाकी अपने अपने एक दूसरे में कोई भी ड्यूज़ को सेटल ऑफ करने में यूज़ नहीं होता, ठीक है। बाकी आईजीएसटी हर किसी का आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी सेटल कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ई वे बिल्स की। तो अब पढ़ते हैं ई वे बिल्स के बारे में। तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले इसका। इन नॉर्मल सेंस वे ई वे बिल इज़ अ रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट बाय कैरियर गिविंग डिटेल्स ऑफ शिपमेंट इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ कंसाइनर कंसाइनी और ओरिजिन और डेस्टिनेशन। मेनली ई वे बिल का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसमें जो भी इसमें जो रिसिप्ट होती है वो इन्फॉर्म, उसमें जो डिटेल होती है वो बताते हैं कंसाइनर कौन है और कौन कंसाइनर, मतलब कौन किसको भेज रहा है सामान और कहाँ भेज रहा है, और बाकी सब डिटेल्स इसमें दी होती है कैरियर्स के बारे में, कैरियर के बारे में, ठीक है, कि जो ले जा रहा उसकी भी डिटेल्स होती है इसमें। तो यही बेसिक है मेनली। अब जो जो टॉपिक्स बचे वो सब प्योरली थ्योरी है, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ नहीं आता, ठीक है। और ये असल में समझने में बहुत आसान है, बस इसमें बस बेसिक ब्लॉक की डिटेल्स दी गई है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ई वे बिल इज़ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल टू एस्टिमेट द गवर्नमेंट रिगार्डिंग मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। E-way bill is generated before the commencement of movement of goods. E-way bill is generated in form GST EWB 01 on common portal, ठीक है। जो GST का कॉमन पोर्टल है वहाँ पे ये सब जनरेट होता है, ठीक है। अब जानते हैं कंडीशन क्या है। व्हेन ई वे बिल इज नीड टू जनरेटेड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो भी मूवमेंट्स के गुड्स को, मतलब जब भी मूवमेंट्स ऑफ गुड हो रही है तब रजिस्टर्ड पर्सन को उससे वो करना होता है, ई वे बिल जनरेट करना होता है। लेकिन तब जब कंसाइनमेंट की वैल्यू, जो सामान जा रहा है वैल्यू होती है एक्सीड 50,000 से, जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, ठीक है। एग्जाम सप्लाई को हटा के बाकी अगर जीएसटी की वैल्यू प्लस वेन वैल्यू ऑफ गुड, ठीक है, 50,000 से एक्सीड हो रही है तब, मतलब मान लीजिए आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है इतना, ठीक है, 49,000 पर उसमें जो जीएसटी लग रहा है वो 5,000 की जीएसटी भी लग रही है। तो जो इसमें ये कहा गया कि इन दोनों को मिला के यानी 54,000 की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट की वैल्यू। अगर ये 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो तब इसमें रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत है, ठीक है। इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीजन अदर सप्लाई इनवर्स सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ई वे बिल रिक्वायर्ड कंपल्सरी इररिस्पेक्टिव कंसाइनमेंट वैल्यू, कहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू को बिना ध्यान में दिए ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर और इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जाम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन एग्जाम्प्ट है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए स्टेशन से, और वो इंटरस्टेट सप्लाई कराता है जब इंटरस्टेट सप्लाई हो रही गुड्स की प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर्स को। हु विल जनरेट ई वे बिल, ठीक है। डिटेल्स पार्ट और मतलब ये पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये ई वे बिल और पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जो पार्ट
पार्ट ए में जो डिटेल्स होती है वो डिटेल ऑफ गुड्स सप्लाइड होती है, जेस्टियन ऑफ सप्लायर होता है, रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिस्पैच, डिलीवरी, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, वैल्यू एक्सेट्रा, ये सब होता है इसमें, ठीक है। और जो पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, इसमें जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जो पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है, जैसे रजिस्टर्ड सप्लायर, अंडरटेक ट्रांसपोर्ट सप्लायर, ठीक है। इफ़ रिसिपिएंट अरेंज ट्रांसपोर्टेशन तब रिसिपिएंट, और पहले वाले केस में जब रजिस्टर्ड सप्लायर अंडरटेक कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन तब सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट तब रेसिपिएंट, ठीक है। अगर मतलब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट जो लेने वाला बंदा है वो रजिस्टर्ड है तब रेसिपिएंट ही वो करेगा, क्या बोलते हैं, जनरेट करेगा पार्ट ए। ट्रांसपोर्टर मतलब मतलब वो यस यस जनरेट करेगा ई वे बिल, ठीक है। ट्रांसपोर्टर, ई वे बिल, ई कॉमर्स, कुरियर एजेंसी, इफ़ ऑथराइज बाय कंसाइनर, और ये सब भी, ये जो पर्सन जो ऊपर बताए गए हैं तीन लोग, ये भी जनरेट कर सकते हैं ई वे बिल, लेकिन तभी जब वो ये ऑथराइज किया जाए कंसाइनर के द्वारा, ठीक है। पार्ट बी में देखते कौन कौन सा आती है चीज़ें, जो कि पहला ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर, ठीक है, ये सब। तो मेनली जब ये सब है तो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द रोड बाय ट्रांसपोर्टर, तब ट्रांसपोर्टर ही करेगा इसमें, मतलब जो बंदा ले जा रहा है वही, ठीक है। ट्रांसपोर्टर इन ओन कन्वेंस, हायर्ड कन्वेंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, जो भी अगर मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अपने खुद के कन्वेंस से, ठीक है, हायर्ड कन्वेंस से मतलब किसी और से लिया गया कोई व्हीकल है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है, तब जो पर्सन जो मूवमेंट कॉज कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर, रेल, वेसल, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, ठीक है। तो मेनली इस केस में इसमें मेनली जो ट्रांसपोर्टर होता है जो सामान की मूवमेंट कर रहा होता है वही कॉज करेगा। ध्यान रखिए इसमें तीन पार्टियाँ इन्वॉल्व होती है, एक जो बंदा सप्लायर है, और एक तो रेसिपिएंट जिसको सप्लायर माल भेजेगा, और एक बंदा ट्रांसपोर्टर जो सामान ले जाएगा। तो पार्ट ए तो इन दोनों में ही, ये दोनों ही जनरेट करेंगे रिस्पेक्टिव केसेस में, और ट्रांसपोर्टर तब पार्ट बी के केस में, ठीक है। In case bill to ship model, as there are two supplies involved but a single movement of goods involved, single e-way bill needed to be generated. In such case supplier or intermediate supplier can generate e-way bill, ठीक है। तो जब बिल टू शिफ्ट मॉडल में जो सप्लायर होता है इमीडिएट सप्लायर होता है वही जनरेट कर सकता है ई वे बिल, ठीक है। नॉर्मली ई वे बिल वैलिड ओनली इफ पार्ट बी इज फिल्ड, एक्सेप्शन, देखो नॉर्मली जो ई वे बिल होता है तभी वैलिड किया जाता है जब पार्ट बी फील्ड हो, लेकिन एक्सेप्शन इसके है जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट, अगर किसी स्टेट में ही 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना गुड्स का, तब ज़रूरत नहीं होती वो मतलब पार्ट बी की, ये भरा जाएगा पर बी नहीं भरा जाएगा, ठीक है। कंसाइनर प्लेस टू ट्रांसपोर्ट प्लेस, और ट्रांसपोर्टर प्लेस टू कंसाइनी प्लेस, ठीक है। अगर मतलब जो कंसाइनर की जगह से ट्रांसपोर्ट की जगह तक और ट्रांसपोर्ट की जगह से कंसाइनी की प्लेस की जगह तक अगर 50 किलोमीटर के दायरे की रेंज में, तब जरूरत नहीं होती पार्ट बी फिल करने की। Process of e-way bill generation. Part A filled with consigner, consignee, slip generated, temporary generated, number generated, मतलब फिर स्लिप जनरेट होगी और एक नंबर जो कि टेम्परली जनरेट होगा, ठीक है।
बी पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर सप्लायर फील्ड डिटेल करते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर नीड्स टू टेक enrollment on e-way bill portal if unregistered. Call transporter ID similar to GSTN. However, if transporter is registered in more than one state, then he may for unique enrollment number by submitting detail of all GSTN. वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर थ्रू एंड वैलिडिटी पीरियड है। अगर नॉर्मल कार्गो के थ्रू जा रहा है तो डे वन डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट दे रहा हो, तो हर दिन के लिए 200 किलोमीटर तक की वैलिडिटी होगी, उसके पार्ट जो भी होगा उस तक। इफ़ केस ऑफ ओवर डायमेंशन कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन एट लीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। अगर मतलब मान लीजिए ओवरलोड कार्गो, आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रक होते हैं, इसमें कई सारे टायर लगे होते हैं, मतलब देखा होगा तो। और मल्टी मॉडल शिपमेंट होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके कार्गो सामान को एक से ज़्यादा शिपमेंट का मॉडल लग रहा है, जैसे शिप से भी जा उसमें से शिप से भी जा रहा है, तब एक दिन फॉर 20 एवरी 20 किलोमीटर दे रहा, मतलब हर दिन का 20 किलोमीटर कंसिडर किया जाएगा। फिर date of e-way bill generation period shall be counted for midday night on which bill generated, that is e-way bill generated 2 p.m. of 12th April for journey 500 km, so valid would be 3 days from 12 a.m. of 9 to 20th April, that is 12 a.m. of 22 to 23rd April. Transfer and extension cancellation. In case of transfer of goods from one conveyance to another, person वो person making transportation movement transporter can update conveyance detail in part B any time any number of times। जो मतलब पार्ट बी होता है उसे ट्रांसपोर्टर कितनी बार भी अपडेट कर सकता है, ठीक है। ई-वे बिल कैन नॉट बी एडिटेड अनमॉडिफाइड, इट कैन बी कैंसिल। और जो ई-वे बिल है वो कैंसिल मतलब मॉडिफाई एडिट नहीं किया जाता, कैंसिल किया जाता। मतलब सिर्फ पार्ट भी ही कितने नंबर ऑफ टाइम अपडेट हो सकता है, पर पार्ट ही नहीं हो सकता, तो सीधे कैंसिल ही करना पड़ेगा। कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल, गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड और नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल ई-वे बिल कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर ऑफ जनरेशन। E-way blocking of e-way bill. Following person can block from generating e-way bill as supply number of no registration on inward supplies, ठीक है। कंपोजिशन टैक्स पेयर नॉट फर्निश, मतलब इन केसेस में ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा आपका जनरेट करना, अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर पर फर्निश नहीं करते हैं स्टेटमेंट फॉर 2 consecutive पीरियड क्वार्टर, मतलब 2 लगातार क्वार्टर में आप फर्निश नहीं करते अपनी स्टेटमेंट्स। रेगुलर टैक्स पेयर नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर टैक्स पीरियड। Regular taxpayer not furnish GSTR1 for 2 consecutive period months and quarter whose registration suspend, और जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो गया वो भी नहीं ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, उसका भी जनरेशन करना। कमिश्नर में अलाउ जनरेटिंग ई-वे बिल, और अगर कमिश्नर चाहे तो वो कर सकते हैं जनरेट करना ई-वे बिल। सिचुएशन वेयर ई-वे बिल्स नॉट रिक्वायर्ड, ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफाई गुड, एलपीजी ऑफर, मतलब इन केसेस में ई-वे बिल सप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफाई गुड्स एलपीजी, केरोसिन ऑयल फॉर पीडीएस, पोस्टल बैगेज, पर्ल्स, सेमी प्रेसियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, स्मिथ एक्सेप्ट, इमिटेशन ज्वेलरी, करेंसी, कोरल वर्कड अनवर्कड, used personal household effect, transportation transfers transport transport on non-motion vehicle goods, transport except from
GST alcohol liquor for human consumption, 5 petroleum product goods transported to from Nepal, Bhutan. No item under schedule थर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। और ये सब बाकी आप लिस्ट खुद से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे यहाँ से हम टैक्स इनवॉइस कौन कौन इशू कर सकता है। Who is required to issue tax invoice? A registered person paying tax under regular scheme shall issue the tax invoice. A registered person registered recipient liable to pay GST under reverse charge need to issue tax invoice। और जो पर्सन मतलब रजिस्टर्ड है रेगुलर स्कीम में, ठीक है, वो इशू कर सकता है सप्लायर। और जो पर्सन रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अगर वो GST पे कर रहा है आर में, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लायर चैप्टर, ठीक है। मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा दिया था कि किस टाइम में हम इनवॉइस इशू कर सकते हैं। HSN कोड, कोड यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स सर्विस, 8 डिजिट कोड होता है ये, ठीक है। सर्विस सप्लाई टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर कम है 5 लाख से और 5 लाख जितना ही है, अच्छा, तो B2C मॉडल में 4 डिजिट मेंशन करने की जरूरत है आपको सेशन कोड। और B2C सप्लाई में भी 4 डिजिट ऑप्शनली होता है मेनली। पर अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा तो जब 6 डिजिट आपको मेंशन करनी है। Registered person may not issue tax invoice if in following 3 conditions fulfilled: value of supplies less than 200 rupees, recipient is unregistered, and recipient doesn't require invoice. For this type of supply during the end of the day, consolidation invoice can be raised. However, above provisions are not applicable to service through admission of exhibition cinema multiplex. Number of copy of invoice delivery चालान to be issued, tax supplier of goods 3 copies, ठीक है। उस टैक्सुअल सप्लाई, ये आप एक बार से खुद से भी रीड कर लीजिए, आपको आराम से समझ आएगा। जैसे टैक्सुअल सप्लाई ऑफ सर्विस 2 कॉपीज, 1 फॉर रिसिपेंट और 1 फॉर सप्लायर, ठीक है। और बिल टू शिप टू मॉडल में composition supplier and supplier of exempted goods shall not allowed to issue tax invoice, instead they will issue bill of supply. In case of supply making taxable and exempt supply together, no need to issue separate tax invoice for taxable as well as exempt supply. Supplier can issue invoice कम bill of supply। ध्यान रखना पे दिख नहीं रहा होगा, supplier can लिखा है, ठीक है। For recipient advance, recipient voucher. For refund advance, refund voucher. At the time of recipient of advance, receipt of advance, rate of tax are not determinable to 18%। nature of supply is not determinable, interest rate supply, ठीक है। revised tax invoice, every registered person who has been granted registration certificate from the respective effect shall issue revert tax invoice within the 1 month from the date of issue of registration certificate। तो मेनली दोस्तों आप इस बार इसको खुद से रीड कर लीजिएगा, बाकी सब प्योर थ्योरी है ये। कंसोलिडेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड only if interest rate business to customer is less than rupees 2,50,000 state wise consolidate invoice। interest rate business to supply consumer is rupees 2,50,000 or more, recipient wise consolidate invoice। interest rate business to consumer for any value consolidate invoice, ठीक है।
बाकी एक बार आप इसे भी खुद से रीड कर लीजिएगा। इनवॉइसिंग, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। सप्लायर इज नोटिफाइड, बी सप्लाईज बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक बार आप एक बार खुद से देख लीजिएगा ये सब। बाकी इसे पढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊपर का आप एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा। ज़्यादा चांसेस होते भी नहीं एग्ज़ाम में आने के, और अगर आता भी है तो आप नॉर्मली, तो डेबिट और क्रेडिट नोट मैं आपको समझा दूँ दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रेडिट नोट, इन फॉलोइंग केस क्रेडिट नोट गेट इशूड, सप्लायर डिक्लेयर्ड वैल्यू इन इनवॉइस एक्सीड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सप्लायर ने आपको कोई सामान बेचा है जिसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई थी 50,000। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, और लेकिन इनवॉइस में उसने असल में आपसे चार्ज कर लिए कितने, 60,000। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, जिससे जिससे आपका मतलब जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो, मतलब देखिए अभी रुक जाओ बताता हूँ मैं। जैसे सप्लायर चार्ज हायर रेट देन एप्लीकेबल, क्वांटिटी रिसीव्ड लोअर देन क्वांटिटी मेंशन इनवॉइस। देखिए ये किस किस केस में इशू होगा, जब या तो एक्चुअल सप्लाई से ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू चार्ज कर लिया आपसे और हायर रेट ऑफ टैक्स लगा दिया उसने, ये तो क्वांटिटी जब रिसीव कर दी गई लोअर देन क्वांटिटी मेंशन इनवॉइस। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ सप्लाई goods are not satisfactory, hence require partial और total reimbursement of से इनवॉइस वैल्यू। मान लीजिए आपको क्वालिटी पसंद नहीं, आपने वापस कर दिया था, जैसे सेल्स रिटर्न में हो गया। एडवांस रिसीव्ड एज इनवॉइस इशूड, नॉट रिफंडिंग अमाउंट एज नो सप्लाईज is to be made, credit note issued by supplier will reduce his tax liability and ITC of recipient। मेनली होगा क्या कि अब जैसे कि अब सप्लायर को पे करना था 50,000 ऊपर के ऊपर जीएसटी। ठीक है, पर उसने इन्वॉइस कर लिया चार्ज 60,000 के ऊपर। तब इस केस में अब वो क्रेडिट नोट इशू करके 60,000 की वैल्यू को रिड्यूस करके 50,000 कर देगा, जिससे उसे सरकार को टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। वरना अगर उसने इन्वॉइस में अगर जो वैल्यू दिखाई है उसी पे सरकार फिर टैक्स लेती है। पर लेकिन अगर गलत, तो ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए गलती से ऐसी गलती हो जाती है कि इन्वॉइस में ज़्यादा अमाउंट दिख जाता है या ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है, तब ये इशू किया जाता है क्रेडिट नोट। और जिससे होता क्या है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है सप्लायर की गवर्नमेंट को पे करने, और आईटीसी भी जो होता है रेसिपिएंट का वो भी कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब जिस रेसिपिएंट को उसने 60,000 रुपये का सामान बेचा, उसको 60,000 के हिसाब से आईटीसी मिला होगा, पर लेकिन जब उसने क्रेडिट नोट इशू किया 50,000 वाला, ठीक है, क्रेडिट नोट इशू करके जो उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दी, तो ऐसे में जो 10,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट था, इन दोनों का जो डिफरेंस था 50,000, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लगा गया है वो भी, उसका जो आईटीसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रेसिपिएंट का। और उसी का उल्टा केस है। ठीक है, डेबिट नोट, इन फॉलोइंग cases debit note get issued, supplier declared invoice is actual less than, वो is less than actual value of supplies। मान लीजिए इन्वॉइस में उसने चार्ज करे 50,000, लेकिन जबकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई थी उस जो भी गुड्स और सर्विस की थी वो थी 60,000। तो ऐसे केस में वो डेबिट नोट इशू करेगा, जिससे होगा क्या कि ऑफ कोर्स ये बात है, अब उसे सरकार को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और जो रेसिपिएंट आई टी सी है रेसिपिएंट का वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सप्लायर चार्ज लोअर रेट ऑफ टैक्स, क्वांटिटी सप्लाइड इज हायर देन द क्वांटिटी मेंशन सप्लाई। ठीक है, अगर मान लें सप्लायर ने लोअर रेट टैक्स अप्लाई कर दिया, या फिर क्वांटिटी जो भेजनी थी जितनी भेजनी थी उससे कम भेज दी, और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर विल इंक्रीज हिज टैक्स लायबिलिटी एंड रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो डेबिट नोट से आईटीसी ज़्यादा मिलता है और टैक्स लायबिलिटी भी पर बढ़ जाती है। डिक्लेयर इन रिटर्न ऑफ मंथ in which debit note issued, no maximum limit in case of debit note। ठीक है, तो डेबिट नोट आप कभी भी इशू कर सकते हैं, पर जो क्रेडिट नोट क्या है उसके ऊपर लिमिटेड टाइम लिमिट। आप एक बार इसे खुद से रीड कर लीजिएगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न्स की। ठीक है,
तो GSTR 1 furnishing detail of outward supplies, section 37. A person liable to furnish detail of outward supplies, every registered person including casual registered person except the following. हर किसी को भी लाइबल है फर्निश करना आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल, सबको इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एक्सेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट taxable person, person paying tax under composition scheme, person deducting tax at source, person collecting at source, that is e-commerce operators, eco, or supplier of online information and database access or retrieval service, OEDR. Due date, GSTR 1 of a month can be supplied anytime between 1st and 11th day of the succeeding month. However, registered person having aggregate turnover up to 5 crore in the preceding financial year or current financial year and opted QRMP scheme shall be liable to file GSTR 1 of every quarter till the 13th day of the month succeeding the tax period, ठीक है। मेन लीजिए, आप इसे एक बार खुद भी रीड कर लेना, आपको समझ आएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस नॉर्मल डिटेल बता रखी है कि आपको कब कब क्या करना है, ठीक है। जैसे काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस वाइज डिटेल, B2B सप्लाईज के बारे में बताना आपको। इंटरेस्ट रेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2,50,000, ठीक है। मतलब इनवॉइस वाइज डिटेल आपको आउटवर्ड सप्लाईज की बतानी पड़ेगी जब आप B2B सप्लाईज कर रहे हो या इंटरेस्ट रेट सप्लाईज कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिनकी इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा की है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स आपको बतानी है इंटरेस्ट रेट्स की सप्लाईज की जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को आपने की है ईच टैक्स रेट की, और इंटरेस्ट रेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 2,50,000 फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स सेपरेट फॉर ईच स्टेट। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के भी बारे में बताना आपको, इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इनवॉइस इशूड प्रीवियसली। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। GSTR 3B, GSTR 3B इज सिंपल रिटर्न है कंटेनिंग समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब इसमें आउटवर्ड सप्लाईज की समरी होती है। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, और इनवर्ड सप्लाई जिसमें भी RCM लग रहा है, एलिजिबल ITC और पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। दस GSTR 3B डज नॉट रिक्वायर्ड इनवॉइस वाइज डाटा ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। GSTR 3B can be submitted electronic through common portal either directly or through facility center notified by commissioner. Further, a nil GSTR 3B can be filed. बाकी बार आप इसे खुद से देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी मेन मैं आपको बता देता हूँ। एक है GSTR 3B ब्लॉक कब होगा, ठीक है। A registered person shall not allow to furnish return in form of GSTR for the current tax period if he is not furnishing detail of outward supply in GSTR 1। अगर GSTR 1 में आप डिटेल फर्निश नहीं करोगे तब आपको I3B ब्लॉक हो जाएगा। और रिटर्न इन फॉर्म ऑफ GSTR 3B for any previous tax period, registered persons are not allowed to furnish GSTR 3B for tax period after expiry of period of 3 years from the due date of furnishing such statement। मतलब मान लीजिए आपको स्टेटमेंट फर्निश मतलब बतानी चाहिए थी, उसके 3 साल के एक्सपायर के बाद आप फिर उसके GSTR 3B नहीं भर सकते। ड्यू डेट, तो अब पढ़ते सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न्स के बारे में। When person become liable to registration, he may apply for registration within 13 days of becoming liable, ठीक है। Thus he might be a time lag between a person becoming liable to registration and grant registration certificate. During the pendency of registration, such person might have made the outward supply, that is after becoming liable to registration but before grant of certificate of registration. Section 40 provide the registered person shall declare his outward supply made during the first said period in the first return furnished by him after granting of registration. Annual return, section 44, read with the rule 40 of
GST, CGST rules. Who is required to furnish annual return? All person are required to file annual return. However, following person are not required to file annual return: casual taxable person, non-resident taxable person, input service distributor, and person authorized to deduct and collect tax at source. यानी TDS की बात कर रहा है, ओ सॉरी TCS की बात कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 51 एंड 52, पर्सन अप्लाइंग OIDR सर्विस। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आपकी सिलेबस में नहीं हुआ IDR के सर्विस के बारे में, ठीक है। For a place outside India to a person in India, due date: the annual return of financial year need to be filed by 31st December of the next financial year. Form for annual return: regular supply GSTR 9, composition supply GSTR 9A, eco मतलब e-commerce required to collect tax at source GSTR 9B, yet to be notified, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन 45 फाइन रिटर्न के बारे में। Who is required to furnish? Every registered person who is required to furnish return under section 39(1) whose registration has been surrendered, cancelled, is required to file annual return electronic in GSTR form GSTR 10 through the common portal. टाइम लिमिट क्या है इसकी? द टाइम लिमिट हैज to be filed within 3 months of date of cancellation or the date of order of cancellation whichever is later। मतलब जब भी कैंसिल हो गया कैंसिलेशन का ऑर्डर, उसके जो भी लेटर है उसके 3 महीने तक भर देना चाहिए। अब बात करते हैं PYS की उसकी। एक्सप्लेन इन ब्रीफली डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स अंडर GST फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन GST पोर्टल, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डिफाइन करना है इसमें, जो कि मैंने आपको भी ऊपर बताया, बस उससे थोड़ा ब्रीफली थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर का ही है ये, 3 है, जैसे कैश लेजर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और एक लायबिलिटी लेजर, ठीक है। बाकी बट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का मतलब आपको पता ही है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, तो इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी ये बताना है कि ये TCS कलेक्ट करते हैं और TDS ये सब, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट? तो इसको मैं समझा देता हूँ। तो ये रहा, फॉर डीलिंग फाइलिंग ऑफ GSTR 9, ठीक है। वो डिले फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर आप एनुअल रिटर्न को डिले फाइल करते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ इन रेलेवेंट फाइनेंशियल, तो फिर 50 रुपये पर डे, 25 CGST और 25 रुपये SGST, और 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये ठीक है। जो भी इसमें से कम होगा वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। Registered person having following aggregate turnover 5 crore less than aggregate turnover equals is greater than or equal to, मतलब less than or equal to 20 crore in relevant फाइनेंशियल ईयर, तब 100 रुपये पर डे, या तो फिर 0.04 टर्नओवर इन द स्टेट, जो भी इसमें से कम होगा सेम, ठीक है। मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में आता है, लेकिन अगर 20 करोड़ से भी एक्सीड कर जाता तब 200 रुपये पर डे, या फिर 0.5% ऑफ टर्नओवर इन रजिस्टर्ड स्टेट और पर्सन, ठीक है। पर्सन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जिस जो भी इसमें से ले होगा वो। अब आ जाता है सबसे मेन चीज़ पे इसमें। देखिए, एक तो आपको थ्योरी पोर्शन देगा, अगर आपको मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है न्यूमेरिकल पोर्शन में तो आप थ्योरी में जा सकते हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी बड़ी वेग सी है इसमें, पर जो क्वेश्चन दे रखा है ना न्यूमेरिकल, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे करना है, इसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। एक्स इलेक्ट्रॉनिक एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है। तो एक तो बात और रजिस्टर्ड है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का। इट मेड कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर दैट परचेज ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन इन मंथ ऑफ फरवरी 2021। ध्यान रखें यहाँ पे 2021 गलती से लिख दिया, यहाँ पे 24 होना चाहिए था।
ऑफ अ क्वांटिटी इज मोर देन 50 रुपीज़ यूनिट्स विल एंटाइटल देम फॉर 10% डिस्काउंट। मतलब कि अगर कोई भी एक पर्सन अगर इस मैन्युफैक्चर से एक्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर से 50 की क्वांटिटी से ज़्यादा खरीदता है एयर कंडीशनर तो उसे 10% का डिस्काउंट देगा। आगे पढ़ते हैं अब। इंटरस्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 20 फरवरी 24 जो कि 5 करोड़, ठीक है, ये इंटरस्टेट सप्लाई है। और डिटेल ऑफ इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब तो आपको पता है, वो इंटर का मतलब एक स्टेट से दूसरे, इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट, ठीक है। तो अब देखते हैं इंट्रा स्टेट में क्या क्या करा है। सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन 1.5 करोड़ का बेचा। सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर्स विद स्टेबलाइजर्स बीइंग मिक्स्ड सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे इसने एक पॉइंट दे दिया मिक्स सप्लाई, मतलब जो रेफ्रिजरेटर है और स्टेबलाइजर है वो मिक्स सप्लाई में बेचा गया है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेफ्रिजरेटर्स 28%, 14% एस जी एस टी, 14 एस सी जी एस टी है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेबलाइजर है 18%, 9% सी जी एस टी और एस जी एस टी भी 9%, ठीक है। अब 4 करोड़। अब आप ये सोचेंगे इसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे हम रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइजर का, तो यहीं पे यही पॉइंट है मेन कि जब भी मिक्स सप्लाई होती है तो उसमें हम जो भी वैल्यू सप्लाई से पूरा ही लेंगे, इसमें बाइफर्केशन नहीं करेंगे हम। और जो जीएसटी का रेट है वो 28% लेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिक्स सप्लाई के केस में जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होता है, जो भी मतलब प्रोडक्ट हायर रेट ऑफ जीएसटी अटैक करता है वही रेट लगता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन एट द रेट 50,000 पर एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे 5 करोड़ दे रखा है, उसने बता रखा 50,000 पर एक एयर कंडीशनर की वैल्यू है। तो अब देखा जाए तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस अमाउंट से तो इसमें हमको पता चले कितनी क्वांटिटी उसने बेची है, ठीक है, जो कि आता है 1,000 क्वांटिटी उसने बेची है। अब इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई, अब ये बता रहा है इनवर्ड में क्या क्या लिया है। अब ध्यान रखिए इनवर्ड में लेने का मतलब है यहाँ पे अगर फिर इस चीज़ का उसे आईटीसी मिलेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल 2 करोड़ का, और पेड जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉयज़ 5 लाख, ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड वो भी 3 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बस ये थोड़ा कॉमा की गलती हो गई है और कुछ नहीं, ठीक है। अब पॉइंट्स पढ़ते हैं आगे और क्या बता रखा है इसमें। एक्स इलेक्ट्रॉनिक है मेड सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर कैपेसिटी 1.5 टन टू ओनली वन डीलर नेम मिस्टर एल, ठीक है। तो इसमें इसने बता दिया उसने सिर्फ एक ही डीलर मिस्टर एल को एयर कंडीशनर की सप्लाई की है। इसका मतलब यह है कि 1,000 की यूनिट्स उसने सिर्फ एक ही बंदे को बेची है। और इसमें जब बता रखा था ऊपर कि अगर 50 से ज़्यादा यूनिट बेचेंगे एयर कंडीशनर की तो डिस्काउंट मिलेगा 10%। ओपनिंग बैलेंस अब इसमें बता रखा दूसरा पॉइंट भी है। जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉयज इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर एनी लॉ। अब देखिए हमने जैसे आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा था कि आईटीसी जो कि कोई भी बेनिफिट मेंबरशिप दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को जिम की किसी भी चीज़ की, अगर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो यहाँ पे 5 लाख रुपए का ये जो मेंबरशिप पे का इसका आईटीसी नहीं मिलेगा एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को, इसके जो एम्प्लॉयज़ को पे गया था, ठीक है। अब बता रखा ओपनिंग बैलेंस आईटीसी में कितना है, ठीक है। मतलब क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी का जो बैलेंस है वो ये दे रखा, सीजीएसटी का है 8 लाख, वो 5,80,000, एसजीएसटी का 7 लाख और आईजीएसटी का 1 CR, ठीक है। बाकी नोट इसमें बता रखा है, देखिए जहाँ पे भी रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी इज 9% एंड 99 and 8% respectively for both inward and outward supply except where specifically provided। जहाँ पे कुछ जहाँ पे भी मतलब स्पेसिफिकली बता रखा हो
कि इतनी परसेंट जीएसटी लगी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के केस से बता रखा था, वहाँ पे उसको छोड़ के बाकी सब जगह हमें ये जीएसटी रेट्स लेना है, ठीक है। बोथ इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, जितना भी वैल्यू दी गई है सप्लाईज की उसमें टैक्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जीएसटी। ऑल कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज़ बीन फुलफिल्ड, और जितनी भी आईटीसी को फुल कंडीशन होती है, फुल वो क्या बोलते हैं, अवेल करने की, वो फुलफिल की गई है, ठीक है, सिवाय एक पॉइंट को जो हमको बताया गया था एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक है। कंप्यूट दी नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। अब इसने पूछा है कि कितना कैश में उन्हें पे करना है, ठीक है। नॉर्मली इसमें आपको सीधे डायरेक्ट आउटपुट नहीं मतलब आउटपुट लाइबिलिटी नहीं बताई गई है कि मतलब आउटपुट लाइबिलिटी निकाल दो, बस इसमें पूछे कि कैश में कितना होगा, मतलब आईटीसी माइनस करके आपको बताना होगा कितना एक्स्ट्रा उन्हें पे करना होगा। तो आप देखते हैं इसे कैसे होगा। मैंने इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा, ठीक है। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में पहले तो आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें बता रखा था कि उसने इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रखी थी 5 करोड़ की 18%, ठीक है। तो उसका 18% मतलब टैक्स निकाल दीजिए आप कितना, आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट, तो जो इंटरेस्ट रेट सप्लाई इसमें बता रखी थी, जो मैं आपको दिखाता भी एक बार। यहाँ क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 5 करोड़, ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो इसमें आईजीएसटी लगेगा, तो वो 18% बता रखा है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली तो बताया नहीं गया। तो फिर उसने आखिर में जो नोट बोला था कि अगर बताया नहीं गया तो 18% लेना है आईजीएसटी, तो लेंगे तो आ जाएगा ये 90 लाख। फिर इंटर स्टेट में सप्लाई करा था माइक्रोवेव ओवन, तो इसमें क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होगा 9% का, तो आपको ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 13,50,000। मिक्स सप्लाईज में 4 करोड़, 4 करोड़ का मतलब मिक्स सप्लाई किया गया था उन्होंने रेफ्रिजरेटर प्लस अवन का। तो जैसे मैंने बताया था इसमें जो रेफ्रिजरेटर का जो अमाउंट जीएसटी था 28%, वो अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो हाईएस्ट जीएसटी है, और मिक्स सप्लाईज में वही जीएसटी लगता है जो हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट करता है। तो ये अमाउंट है, ध्यान रखिए जो जो मैं एक्सेलरेशन आपको दे रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में भी इसे पूरा क्वेश्चन करने के बाद आखिर में नोट दे के सारी एजम्पशन और जितने भी ये पॉइंट्स है, जैसे ये वाली मिक्स सप्लाईज का एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए 1-2 लाइन में, ठीक है, नोट डाल के, जैसे अकाउंट्स में करते हैं नोट्स टू अकाउंट, वैसे यहाँ पे नोट डाल के आप लिख दीजिए आखिर में, ठीक है। एयर कंडीशनर में अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर ही दिया गया था कि अगर 50 से ज़्यादा यूनिट सेल करके किसी एक ही बंदे को तब डिस्काउंट मिलेगा। तो 5 करोड़ का अमाउंट है, उस पर 90% से आप उसे वो मतलब क्या कर दिया, -2 कर दीजिए, मतलब 10% जो अमाउंट है उसे रिड्यूस करके उसे 9% से इंटू कर दिए, मतलब जीएसटी रेट से, तो तब आपको जीएसटी मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे 90 से मैंने इंटू इसलिए किया गया ताकि जो 10% का जो डिस्काउंट है उसका अमाउंट हट सके। हाँ, तो फिर आप इसे एक बार पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। पर इस क्वेश्चन ने सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा, इसने पूछा कितना हमें पे करना है कैश में। तो फिर जब इसने ये पूछा तो हमें आईटीसी भी निकालना होगा। फिर आईटीसी निकालेंगे स्टेप 2 में। तो जैसे कि रॉ मटेरियल हमने इनवर्ड लिया था तो कितना होगा, 18 लाख, 18 लाख 2 करोड़ का 9%। जिम मेंबरशिप आएगी नहीं, यहाँ पे फिर से आप एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए क्यों नहीं आएगी, ठीक है। फिर ट्रक लिया था। अब देखिए यहाँ पे असल में किसी व्हीकल का भी आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड के लिए लिया गया तब मिलेगा, तो फिर यहाँ पे तो मिलेगा। फिर इसका जीएसटी तो फिर 27 लाख का मिल जाएगा। फिर बाकी आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस करंट पीरियड को जो आईटीसी आपको मिला है वो 45 लाख। फिर आखिर में हमें ये देखना है कि कितना नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टेप 3 पे। तो पर्टिकुलर पहले तो आप ऐसे टेबल बना दीजिए एग्ज़ाम में भी, ठीक है। फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डालिए जो कि हमने अभी कैलकुलेट करी। फिर माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। ऐसा इसलिए क्योंकि आईटीसी भी अवेल करने की भी टाइम पीरियड होता है, तो पहले जो पिछला पड़ा हुआ है उसे यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जब आप जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था
ओपनिंग बैलेंस IGST कितना, 1 करोड़, ठीक है। लेकिन जब हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी है, तब वहाँ पे हुआ क्या है कि सिर्फ 90 लाख ही यूटिलाइज हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 90 लाख की ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी। ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सरकार आपके पास जितना ज़्यादा आईटी से उसके बदले आप कैश ले सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। बस आप उससे आउट टैक्स लायबिलिटी ही सेटल कर सकते हैं, रिफंड नहीं ले सकते आप उस चीज़ का। तो बाकी बचा 10 लाख, फिर हम उसको SGST से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो SGST से भी कर सकते हैं, ये मैंने जैसे बताया था IGST किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए सेट ऑफ किया जा सकता है, पर प्राइमरी पहले वो अपना आप को सेट ऑफ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ITC ऑफ फेब, जो फेब में ITC हमने मिला था वो तो 45 लाख था जैसे कि हमने देखा था। फिर जो नेट टैक्स लायबिलिटी जो कैश में पे करना है, तो CGST इतना 10 लाख, वो 1 करोड़ 5 लाख 20 हज़ार, और जबकि जो है GST है वो 1 करोड़ 14 हज़ार, वो 1 करोड़ 14 लाख, सॉरी। और IGST तो पे नहीं करना क्योंकि उसको तो सेट ऑफ हो गया पूरा, तो ये सब हमें कैश में पे करना है, ठीक है। एक बार जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकल गई, मैं एक बार को फिर समझा दूँ, ठीक है, उससे IT से रिड्यूस करके सेट ऑफ करके जो अमाउंट बचेगा वो कैश में पे करना है, तो ऐसा हमारा ये निकल जाएगा। तो आखिर में ये यूनिट भी यहीं पे ख़त्म होती है। ये यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मेनली इसमें से थ्योरी थी, पर एक क्वेश्चन अच्छा आता है इसमें से भी, जो कि था वो, क्योंकि और बाकी एक क्वेश्चन और आता है इसमें 4 नंबर का ही है, जो कि बहुत बस छोटा सा बेसिक सा पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है, जो कि आप आराम से समझा देंगे। बस यही था अपना PYQ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।